हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th क्लास का साइंस का लेसन मैटर एंड इट्स सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसका सेकंड पार्ट। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था मैटर का कि मैटर क्या होता है, मैटर किसे कहते हैं, उसके फॉर्म्स सॉलिड लिक्विड गैस, उनमें कैसे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है। थोड़ा एक इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में अपना करा था। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हम करेंगे कि मैटर पे टेम्परेचर या प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और कुछ टर्म्स आएंगी जैसे बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन क्या होता है, लेटेंट हीट, वो सारी बातें आज हम कवर करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक स्केल आप देखेंगे। टेम्परेचर नापने के लिए हम जनरली टेम्परेचर नापते हैं सेल्सियस में, लेकिन लेबोरेटरी के अंदर जो टेम्परेचर मापा जाता है वो केल्विन स्केल में नापा जाता है। केल्विन फॉर के, सेल्सियस को हम सी लिखते हैं, केल्विन मतलब के से इसको डिनोट किया जाता है। अब सेल्सियस और केल्विन स्केल में अगर आपको आ जाए कन्वर्ट करना, एक न्यूमेरिकल छोटा सा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो देखिए क्या डिफरेंस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 डिग्री केल्विन होता है। यही डिफरेंस है दोनों में, सेल्सियस में और केल्विन में। अब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या हो जाएगा, 373 डिग्री केल्विन। तो जो कन्वर्जन का फार्मूला बनेगा, अगर आपसे कहा जाए कि केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करो या सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे, +273, क्योंकि यही डिफरेंस है ना दोनों में, यानी जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273 डिग्री केल्विन है। तो अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है और सेल्सियस दे रखा है आपको, तो उसके अंदर आप 273 प्लस कर दीजिए तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं, अगर मुझे सेल्सियस बनाना है तो K माइनस 273, इसको आप इधर ले जाइए, मैथमेटिक्स में आप करते ही हैं, तो ये आपका सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये आपका फार्मूला बनेगा केल्विन टू सेल्सियस एंड सेल्सियस टू केल्विन। सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट हम पढ़ेंगे। अब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, मैटर यानी पदार्थ पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि प्रेशर भी इफेक्ट डालता है। जैसे गैसेस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो गैसेस होती हैं हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, यानी प्रेशर का इफेक्ट भी पड़ता है मैटर के ऊपर। जैसे जो एलपीजी हमारे घरों में सप्लाई होती है, इनफैक्ट वो क्या है, वो एक गैस है, लेकिन वो लिक्विफाई हो गई है। क्यों लिक्विफाई हो गई है, गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, इसकी अवस्था बदल गई है, यानी वो गैसीय अवस्था से अपनी द्रव अवस्था में आ गई है, लिक्विड फॉर्म में आ गई है। रीज़न कि वहाँ उसको अंडर प्रेशर उसको सिलेंडर्स में भरा जाता है, तो वो लिक्विफाई हो जाती है प्रेशर बढ़ाने पर। ऐसे ही सीएनजी की आजकल गाड़ियाँ सब जानते हैं सीएनजी के बारे में। पीएनजी घरों में सप्लाई होती है वही है, दोनों ही नेचुरल गैसेस हैं, लेकिन सीएनजी जो है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। गाड़ियों में जो व्हीकल्स जो चलते हैं आजकल, जितनी भी गाड़ियाँ, मोस्टली दिल्ली में तो ज़्यादातर जो व्हीकल्स हैं कमर्शियल भी और प्राइवेट गाड़ियों में भी लोगों ने सीएनजी लगवा रखी है। और पीएनजी घरों में सप्लाई होती है गैस, एलपीजी की जगह पीएनजी का भी इस्तेमाल होता है। यह है पाइपलाइन्ड नेचुरल गैस। खैर ये भी कंप्रेस, यानी उसको कंप्रेस करके हम एक सिलेंडर में भर सकते हैं और हम फिर उस सिलेंडर को अपनी गाड़ियों में लगाते हैं, और वो यानी प्रेशर का इफेक्ट मैटर पर पड़ता है। प्रेशर बढ़ाने से या घटाने से उसकी अवस्था, उसकी जो फॉर्म है वो बदल जाती है। ऐसे ही टेम्परेचर का इफेक्ट भी पड़ता है। टेम्परेचर को घटाने या बढ़ाने से उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए जैसे हमने आइस ली, आइस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस।
अब मेल्टिंग और फ्रीजिंग दो चीज़ें हैं, दोनों को समझिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट होती है और वो मेल्ट होकर के लिक्विफाई लिक्विड बन जाती है, वाटर लिक्विड फॉर्म में। लेकिन उस 0 डिग्री पर वाटर आइस में भी कन्वर्ट होता है। अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करूँ, किसी मेल्ट मुझे अगर करना है आइस को, तो मुझे उसको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, वो आइस मेल्ट हो जाएगी, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा पानी। ऐसे ही इसका रिवर्स कर दीजिए, अब उसको टेम्परेचर मैं घटाना शुरू कर दूं तो क्या होगा, वो लिक्विफाई से सॉलिडिफिकेशन पे आ जाएगा। यानी मेल्टिंग और फ्रीजिंग, अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस को उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वो मेल्ट हो जाता है, और अगर उसका टेम्परेचर घटाया जाए तो वो सॉलिड फॉर्म, वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। यानी लिक्विड से मेल्ट होने के बाद वापस से सॉलिड बन जाएगा अगर उसको टेम्परेचर उसका घटाते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है और आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है या जो मेल्टिंग पॉइंट है, दोनों ही क्या है, 0 डिग्री, दोनों ही 0 डिग्री। अब मेल्ट होने के बाद उसको टेम्परेचर को आप बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, अगर वो पहुंच जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, 0 पे वो मेल्ट हो गया, अब वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। लेकिन अभी मैं उसका क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर पे क्या होगा, वो बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाएगा तो हम कहेंगे कि वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड सब्सटेंस अपनी सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाए, वो टेम्परेचर कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। और जब कोई लिक्विड जिस टेम्परेचर पर अपने लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने लगे, वो पॉइंट कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। यानी यहां पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं वेपराइजेशन, पानी का भाप बनना। और वेपराइजेशन का रिवर्स क्या प्रोसेस है, वेपराइजेशन का रिवर्स प्रोसेस है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में वाटर अपनी वेपर्स फॉर्म में से वापस लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अब वेपर्स बन रही है टेम्परेचर को बढ़ाने पर, और मैं अगर उसका टेम्परेचर उसको कूल करूं, कूल डाउन करने से क्या होगा, वेपर्स वापस से कंडेंस हो जाएंगी। इसका एग्जांपल आप खुद करके देख सकते हैं, और आपने देखा भी होगा अक्सर कि अगर किसी गिलास में बहुत ठंडा पानी या बर्फ़ आप रखें तो उसके चारों तरफ बूंदें आ जाती हैं छोटी छोटी, आपने देखा होगा ना। घरों के अंदर जैसे गर्मियों के दिनों में हम बहुत ठंडा पानी अगर चिल्ड वाटर इसमें रख दें तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर, या इसमें हमने बर्फ़ रखी हुई है मान लीजिए, तो क्या, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है इसका, बर्फ़ की वजह से या ठंडे पानी की वजह से, और एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो वेपर्स फॉर्म में है। तो जब वो वेपर्स इस सरफेस से टकराती हैं तो कूल डाउन हो जाती हैं, और कूलिंग कॉज कंडेंसेशन, उन वेपर्स को वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। यानी हमें यहाँ जो बूंदें नज़र आती हैं वो कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। यानी एटमॉस्फेरिक वेपर्स कंडेंस हो जाती हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो ये कन्वर्जन होता है टेम्परेचर के चेंज होने से। इसको अगर मैं एक छोटे से डायग्राम के रूप में आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा, मेल्टिंग, वो मेल्ट होगा, सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो सब्सटेंस।
और अगर हम इसको टेम्परेचर कूल करूँगा, उसको टेम्परेचर डाउन कर दूंगा, तो वापस लिक्विड से क्या आ जाएगा, सॉलिड में, फ्रीजिंग। लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बन गए वेपर्स। और गैस को अगर कूल डाउन किया जाएगा तो वापस से क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन। ये टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है मैटर पर। इससे मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा, एक शॉर्टकट तरीका है थोड़ा सा समझने का। तो आपसे पूछ सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, वो पॉइंट जिसमें कोई सॉलिड मेल्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट है। वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, फ्रीजिंग पॉइंट है। वो लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जनरली कोई सॉलिड चीज़, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, कोई पदार्थ जो अपनी ठोस अवस्था में होता है, वो पहले अपनी लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर लिक्विड फॉर्म से अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वो लिक्विड से गैसेस फॉर्म में आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, एक्सेप्शंस आर देयर, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए बिना ही डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। यानी सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी वहाँ पर वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया, या गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन गया बिना लिक्विफाई हुए। तो ये प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। इसका एग्जाम्पल कैम्फर, कपूर, सबने देखा होगा। कपूर को क्या है, आप रख दीजिए कपूर की टिकिया को, वो इवेपरेट हो जाती है थोड़े टाइम के बाद। या फिनाइल की गोलियां आती हैं जो हम अपने ऊनी कपड़ों में डालते हैं, अक्सर आपने देखा होगा घरों में आती है, वाइट कलर की जो बॉल्स होती हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं लेकिन वो इवेपरेट हो जाती हैं, यानी कि वो लिक्विफाई तो नहीं होती ना, वो डायरेक्ट इवेपरेट हो जाती हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस डायरेक्ट इवेपरेट हो जाए, मीन्स कि अपने गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विफाई हुए, ये प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। ठीक है। अब जब हम कन्वर्ट करते हैं सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, तो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उस सब्सटेंस को या उस पदार्थ को। तो देखिए वहाँ एक टर्म आती है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, हिंदी में इसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त इसलिए क्योंकि वो छुपी रहती है, लेटेंट का मतलब ये होता है छुपा हुआ। लेटेंट हीट होती क्या है, देखिए डेफिनेशन इसकी, द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, उसकी सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने के लिए जो हम एनर्जी उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हमने आइस को मेल्ट किया, तो आइस को मेल्ट करने के लिए उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जो हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हीट जो उसको अपनी स्टेट बदलने के लिए चाहिए, वो कहलाएगी लेटेंट हीट। लेकिन एक बात का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो लेटेंट हीट तब तक ही है जब तक वो टेम्परेचर उसका राइज नहीं करती। टेम्परेचर किसी का राइज हो जाए हीट करने पर तो वो लेटेंट हीट नहीं है। लेटेंट हीट डजंट इंक्रीज द टेम्परेचर। अब ये कैसे पॉसिबल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री पर आइस है और 0 डिग्री पर ही वाटर है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा कूलिंग आपको प्रोवाइड करेगा, दोनों में से कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा किसका होगा, 0 डिग्री एट आइस या 0 डिग्री एट वाटर। तो देखिए अब क्या है, मेरे पास आइस है, आइस को मैंने हीट करना शुरू किया, इसने मेल्ट होना शुरू किया। टेम्परेचर अगर इसका आप मेज़र करेंगे, मान लीजिए 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो जब ये पिघलना शुरू करेगी तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। बेशक मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो तब तक 0 डिग्री रहेगा जब तक ये पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। तो वो हीट कहाँ जा रही है,
क्योंकि हीट तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको, तो वो हीट कहाँ एडजस्ट हो रही है, इसलिए उसको छुपा हुआ कहा कि वो हीट कहीं नज़र तो नहीं आ रही, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है, इसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है 0 डिग्री, तो फिर हीट कहाँ गई? वो हीट एडजस्ट होती है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, उसको ओवरकम करने के लिए, तो वो हीट एडजस्ट हो जाती है क्योंकि इसको स्टेट चेंज करनी है, तो वहाँ जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसको ओवरकम करने के लिए वो हीट एडजस्ट हो जाती है। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज कब होगा? जब ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी आइस, अब इसके बाद इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, तो तब तक जो एनर्जी इसको प्रोवाइड की गई वो कहलाएगी लेटेंट हीट। और क्योंकि वो लेटेंट हीट क्या कर रही है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है, तो वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर इसका आप देखिए अब क्या होगा, पानी ये मेल्ट हो गया, अभी भी मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ हीट एनर्जी, तो क्या होगा, एक स्टेज आ जाएगी कि ये टेम्परेचर पहुँच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, इसका टेम्परेचर स्टॉप हो जाएगा क्योंकि यहाँ से ये वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 100 डिग्री, लेकिन स्टेट चेंज होनी शुरू हो जाएगी। टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है, मतलब मैं तो टेम्परेचर इसका बढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन वो टेम्परेचर कांस्टेंट रह करके वो हीट कहाँ एडजस्ट हो रही है, इसकी स्टेट को चेंज करने में, यानी ये वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसलिए यहाँ एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर यानी स्टीम या 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर, कौन ज़्यादा नुकसान देगा, सीवर बर्न कौन ज़्यादा करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम या 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर? तो इसका जवाब है 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम। रीज़न, क्योंकि स्टीम की जो एनर्जी है वो इससे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए 100 डिग्री ही है और यहाँ 100 डिग्री और प्लस मैं उसको जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ लेटेंट हीट, जो उसको स्टेट चेंज करने के लिए चाहिए, दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन, ये भी ऐड है इसके अंदर, यानी इसकी जो एनर्जी लेवल है वो 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर से ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा नुकसान करेगी, जला देगी। सेम जवाब यहाँ था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है वो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट करेगी क्योंकि उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न इंक्लूड है। ठीक है, तो ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखिए एक वर्ड, एक और डेफिनेशन आएगी, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड सब्सटेंस अपनी वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप सोचोगे ये तो मैंने वेपराइजेशन में भी बोला था कि वेपराइजेशन क्या होता है, कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, वो वेपराइजेशन है। अब ये भी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये इवेपोरेशन है। डिफरेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, अंतर क्या है? अंतर ये है कि वेपराइजेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट पर और इवेपोरेशन होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट पर। तो डेफिनेशन में सिर्फ यही अंतर है, चेंज ऑफ स्टेट लिक्विड टू गैस विदाउट या बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वो कहलाता है इवेपोरेशन। कोई भी लिक्विड, जरूरी पानी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, स्पिरिट हो सकती है, समथिंग। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे पानी की कुछ बूंदे अगर आप फर्श पे डल जाएं और आप उसको ना छेड़ें तो भी वो वेपर्स, वो पानी सूख जाता है। तो वो भैया हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े गीले होते हैं लेकिन वो कपड़े सूख जाते हैं, तो वो पानी कहाँ जाता है? हमने गर्म तो किया नहीं, बॉइलिंग तो हुई नहीं, लेकिन वो वाटर जो था वो इवेपोरेट हो गया, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। वेपर्स, वेपराइजेशन का प्रोसेस वो नहीं है, वो इवेपोरेशन का प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ कन्वर्जन ऑफ स्टेट है विदाउट अंडरगोइंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं।
फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब कौन कौन से होते हैं वो देखिए। नंबर 1 टेम्परेचर। टेम्परेचर का इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। इसका एग्जांपल, गर्मियों में पानी ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। सबसे बढ़िया इसका समझने के लिए ये है कि जो हम कपड़े सुखाते हैं, जैसे गर्मियों में हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में थोड़ा कम जल्दी सूखते हैं, और बरसात के दिनों में तो और कम सूखते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसके पीछे ये फैक्टर्स होते हैं कि नंबर 1 टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हम टेम्परेचर अगर गर्मी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, और अगर टेम्परेचर लो है तो इवेपोरेशन स्लो होगा। नंबर 2 विंड स्पीड। हवा बहुत तेज़ चल रही है, हवा बहुत तेज़ चल रही है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा। नंबर 3 ह्यूमिडिटी। जैसे मैंने अभी बताया, बारिश के दिनों में कपड़े देर में सूखते हैं ना, उसका रीज़न क्या होता है कि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन का रेट स्लो हो जाएगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है, यानी ड्राइनेस है, एटमॉस्फेयर ड्राई है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। और चौथा है सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना फास्ट इवेपोरेशन होगा। अगर किसी चीज़ को फैला के डाला जाए तो, या मान लीजिए एक आपने टेस्ट ट्यूब में पानी लिया, टेस्ट ट्यूब इस टाइप से होती है, पानी लिया उसके अंदर, और मैंने एक बड़ी सी प्लेट ले ली, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, तो कौन सा पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा? प्लेट वाला, क्योंकि वहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है, वो फैला हुआ है, और यहाँ सरफेस एरिया कम है, तो यहाँ रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो रहेगा। सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो ये इवेपोरेशन के फैक्टर्स हैं। कुछ भी आपसे पूछा जाए बता सकते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, विंड स्पीड का, ह्यूमिडिटी का, सरफेस एरिया का रेट ऑफ इवेपोरेशन पर। तो इस चैप्टर के अंदर यही मेन पॉइंट हैं, इनको आप पढ़िएगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।